So we'll start with defects or aberration. Defects or aberrations in images. Yeah, aberrations of images. So what do you mean by defects? Ideally, the thing is, हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर यूज क्यों करना है? मिरर यूज करना है टू हैव अ वेरी गुड वेरी क्लियर इमेज, राइट? तो हमारा एक्सपेक्टेशन तो वही है कि एकदम क्लियर इमेज बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल, गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, साइड मिरर है, साइड मिरर को आप बोलते हो रियर व्यू मिरर। तो व्हेन यू लुक एट द रियर व्यू मिरर, आर एक्सपेक्टेशन कि हमको जो पीछे हमारे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कौन है? व्हीकल्स है। जो पीछे से व्हीकल आ रहा है उसका एकदम क्लियर इमेज बनना चाहिए। हमको समझ में आना चाहिए कि कौन सा व्हीकल है, उसका नंबर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मिरर का यूज डेफिनेटली एक क्लियर इमेज बनाने के लिए होता है, बट समटाइम्स इमेज क्लियर नहीं बनता, इमेज बिकम्स ब्लर्ड। तो ये जो ब्लरिंग ऑफ इमेज है इसको हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स और एबरेशन। मतलब बेसिकली फॉल्टी इमेज फॉर्मेशन। तो फॉल्टी इमेज फॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर नाम है, दैट इज कॉल्ड एज एबरेशन। तो एबरेशन, दिस वर्ड इज यूज्ड ओनली इन ऑप्टिक्स to tell, to say, to explain that the image form is not very clear. तो image formation में क्या है? डिफेक्ट्स है। नाउ ये डिफेक्ट आया क्यों? ये डिफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि अभी तक का जो भी हमने इमेज फॉर्मेशन का थ्योरी देखा है एंड द रिलेटेड फॉर्मूला जैसे कि मिरर फॉर्मूला, तो जो भी इमेज फॉर्मेशन का थ्योरी था, इमेज फॉर्मेशन का थ्योरी मतलब हमने वो जो 8 केसेस लिए थे, 2 थे कॉन्वेक्स के और 6 थे कॉनकेव के। इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पूरा थियरी along with फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। इट इज बेस्ड ऑन 3 assumptions. So the theory of image formation, the theory of image formation and related formulas like mirror formula are based on 3 assumptions. तो अगर आपको याद होगा, आई थिंक हमने कल इंट्रोड्यूस किया था, तो आई विल जस्ट रिपीट। ये जो 3 assumptions थे, वो 3 assumptions क्या थे? नंबर 1, assumption नंबर 1, हमारे पास जो भी मिरर है, मे बी कॉनकेव मे बी कॉन्वेक्स, तो अब तक इफ यू रिमेम्बर जो इमेज फॉर्मेशन की बात हो रही थी, तो उस केस में ऑब्जेक्ट या इमेज बोथ आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पहला असम्पशन था। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दे आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे आर लोकेटेड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट? अब हर बार ऐसा नहीं होता है इन रियल लाइफ। एक्चुअली इन रियल लाइफ यू विल सी कि ऑब्जेक्ट्स आर एक्चुअली अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल दैट you have object and images close to the principal axis, right? तो नंबर 1, पहला assumption क्या है? पहला assumption ये है कि जब हमने इमेज फॉर्मेशन का थ्योरी देखा था, अगर आपको याद होगा, हमने न्यूमेरिकल्स भी लिए हैं, तो सारे केसेस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? प्रिंसिपल एक्सिस पे। हाँ, हो सकता है ये आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है, मे बी दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन था कहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे था, राइट? तो ये पहला assumption है। हमने कहीं पे मेंशन नहीं किया था, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट था, दैट द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, दे आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला असम्पशन था ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर लोकेटेड, आर situated very close to the principal axis. नंबर टू, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कैन बी लाइक अ पेन, पेंसिल, मे बी ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट। हमारे पास एक पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है,
तो ऑब्जेक्ट का इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट में से रेज निकलेंगे, वो रेज कहाँ तक जाएंगे? मिरर तक जाएंगे। मिरर के से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन से क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो पॉइंट नंबर 2 कि ये जो ऑब्जेक्ट से रेज इमिट हो रहे हैं, एमर्ज हो रहे हैं, द रेज एमर्जिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, दे आर कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब क्या? लिमिटेड। कन्फाइंड मतलब उसको एक रीजन में बंद करके रखना, जैसे ऑल ऑफ यू आर कन्फाइंड इन दिस क्लासरूम, जब तक मैं नहीं चाहूँ तब तक। सिमिलरली rays are also confined, they are confined in cone, बट ये जो कोन है, दिस कोन इज ऑफ वेरी स्मॉल एंगल। तो सेकंड असम्पशन ये था कि जो ऑब्जेक्ट में से रेज इमिट होंगे, दिस रेज दिस रेज आर कन्फाइंड इन कोन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल। हमने कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन ये कंडीशन था। जो भी हमने केसेस देखे थे, 8 केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के, उसमें मेंशन नहीं किया था, लेकिन बाय डिफॉल्ट कंडीशन था दैट द रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर कन्फाइंड इन अ कोन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल। तो वो था नंबर 2, द रेज emerging the rays emerging from an object from an object are confined to a cone of very small angle, of very small angle। तीसरा क्या कंडीशन था? तीसरा कंडीशन ऐसा था कि जो भी रेस पैरेलल होंगे, रेस पैरेलल कब होते हैं? when the object is at infinity। तो all the parallel rays, अगर आपको याद है जो पूरा टेबल हमने बनाया था वो इस पे बेस्ड था। all the parallel rays are considered to be para-axial। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, उसके रेज पैरेलल है, तो ये रेज एक्सिस को भी पैरेलल है। तो ये असम्पशन था हमारा, हमने कहीं लिखा नहीं था, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट ऐसा ले रहे थे, क्योंकि पहला ही कंडीशन था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकल पॉइंट। और इमेज फोकल पॉइंट में तब बनता है जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो। तो हमने बाय डिफॉल्ट कंडीशन अज्यूम करके इमेज फॉर्मेशन का थ्योरी देखा था। बट रियल लाइफ में एज आई टोल्ड यू, ऐसा भी हो सकता है रेज तो पैरेलल है, लेकिन वो पैरा एक्सियल नहीं है, राइट। तो जो तीसरा असम्पशन था हमारा इमेज फॉर्मेशन का, वो असम्पशन था ऑल द पैरेलल रेज आर कंसिडर्ड टू बी पैरा एक्सियल, दैट इज पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। So all the parallel rays are considered to be para-axial, that is parallel to the principal axis। यहाँ तक क्लियर, राइट। लेकिन एज आई टोल्ड यू, ये हमारे assumptions है, ऐसा होगा ही, यू कैन नॉट से, हो सकता है, नहीं हो सकता है। So in practical situations, maybe these conditions do not hold good. Do not hold good मतलब they are not followed। ऐसा हो सकता है ऑब्जेक्ट और उसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है, लेकिन मैंने एक पॉइंट सोच लिया, तो हमको पता है मेरे पास एक बल्ब है, फॉर एग्जांपल लाइट का बल्ब है, इसको मैंने टर्न ऑन किया, तो जब मैंने इसको चालू किया तो ऐसा क्यों होगा कि एक कोन में ही रेज जाएंगे? मे नॉट बी पॉसिबल, रेज आर गोइंग इन ऑल डायरेक्शन। तो कहाँ पे रेस एक स्मॉल कोन में कन्फाइन हुए क्या? नहीं। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, लेकिन दूसरा नहीं हुआ। सिमिलरली एज आई टोल्ड यू, अभी भी बताया मैंने, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट से आने वाले रेस पैरेलल है, बट दे मे नॉट बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस these conditions may not hold good।
ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे, एक होगा, दो नहीं होंगे, दो होगा, तीसरा नहीं होगा, तीनों भी नहीं होंगे, हो सकता है, राइट। तो ऐसे केसेस में द इमेज फॉर्म इज ब्लर्ड, और इस ब्लरिंग ऑफ इमेज को बोलते हो एबरेशन। तो इन सच केसेस द इमेज सो फॉर्म, आप बोल सकते हो द इमेज सो फॉर्म्ड इज ब्लर्ड, आप बोल सकते हो द इमेज सो फॉर्म्ड हैज डिफेक्ट्स, राइट। द इमेज सो फॉर्म्ड इज नॉट वेरी क्लियर, सब वर्ड्स एक ही मतलब है उसका। द इमेज सो फॉर्म्ड इज ब्लर्ड, this blurring of image is known as aberration. This blurring of image is known as defects or defect or aberration or aberration. यहाँ तक क्लियर? Is it clear? Now, aberrations अलग अलग टाइप के हैं, स्पेरिकल एबरेशन है, क्रोमैटिक एबरेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन आपको सिलेबस में सिर्फ स्पेरिकल एबरेशन दिया है, दैट्स इट। तो एबरेशन आर ऑफ मेनी टाइप, 3 से 4 टाइप है, क्रोमैटिक है, स्पेरिकल है, और बाकी भी है, बट वी विल डिस्कस ओनली स्पेरिकल एबरेशन बिकॉज आपके सिलेबस में उतना ही है, तो वी विल जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज स्पेरिकल एबरेशन। अब स्पेरिकल एबरेशन समझने से पहले भी, दैट इज आई टोल्ड यू, रे ऑप्टिक्स में एक एक पॉइंट, इवन सिंगल पॉइंट मैटर करेगा यहाँ पे। आपको याद होगा हमने यहाँ पे भी मेंशन किया, थियरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड रिलेटेड फॉर्मूलाज। रिलेटेड फॉर्मूला मतलब इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, m इक्वल टू i/o इक्वल टू v/u, जो भी फॉर्मूला आपने डिराइव किया। एक फॉर्मूला और मेंशन किया था हमने, f इक्वल टू r/2। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस, यस। बट थोड़ा और डिटेल में सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा, रेडियस एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना है? 5। फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि एक सिंगल फोकस है, दैट्स इट, यू हैव ओनली वन फोकस। इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट फोकस। और हमने डायग्राम में भी दिखाया था, rays coming from infinity converge at a single point which is called as focus। तो f इक्वल टू r/2 ये आपको ये बता रहा है कि किसी भी मिरर के केस में, इन एनी मिरर, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो, यू हैव ओनली वन फोकस, सिंगल पॉइंट फोकस, राइट। ये सिंगल पॉइंट फोकस कब होता है? जब मिरर का एपर्चर हो स्मॉल। अगर मिरर का एपर्चर स्मॉल है तो मिरर का रिफ्लेक्टिंग एरिया भी स्मॉल है। अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग एरिया स्मॉल है तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है, क्लोज है, वही रेज कॉन्वर्ज होंगे। अगर मिरर का एरिया ही कम है तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रेज है वो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहे, वो तो डायरेक्टली पास हो गए, करेक्ट। तो this formula f equal to r/2, which tells you that there is a single point focus, is applicable only for mirrors of very small aperture। तो लार्ज एपर्चर मिरर के लिए ये है ही नहीं। अब इमेजिन कि मेरे पास एक मिरर है जिसका एपर्चर लार्ज है, तो लेट अस टेक द सेम केस। ओनली थिंग इज, हमारे पास जो मिरर है उसका एपर्चर क्या है? लार्ज। तो इन केस ऑफ लार्ज एपर्चर मिरर होगा क्या? जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पास में है, द रेज विच आर क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे कम टू फोकस, दे कम टू फोकस एट सम पॉइंट। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं, इसको मैं बोलता हूं एफ पी क्यू पॉइंट फोकस, राइट। बट जो रेज पहले रिफ्लेक्ट हो नहीं रहे थे क्योंकि मिरर का साइज स्मॉल था, अब वो रेज भी रिफ्लेक्ट होंगे।
और जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे ही पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो पॉइंट इट इज क्लोजर टू द पोल। पोल कहाँ था? पोल यहाँ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? जितने रेस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रहेंगे, farther away the rays are from principal axis, closer is the focus to the pole। जितना रे दूर रहेगा उतना ही उसका फोकसिंग पास में होगा, राइट। जहां पे बनना चाहिए था सिंगल पॉइंट फोकस, वहां पे बन गया मल्टीपल फोकस। इसमें बोल दूंगा FM, मल्टीपल फोकस, करेक्ट। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस। इमेज का नेचर क्या था? रियल था, इन्वर्टेड था, ठीक है, लेकिन साइज क्या था? पॉइंट डिमिनिश। मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जो इमेज बनेगा वो शार्प पॉइंट इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज इज ऑलवेज फॉर्म एट अ सिंगल पॉइंट। लेकिन ऐसा हुआ कि यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये नहीं हुआ, इसका रीजन ये था कि यहाँ पे जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास में थे उनका फोकस हुआ दूर, और जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर थे उनका फोकस हुआ पास में। इसका मतलब जो इमेज पॉइंट फॉर्म में बनना चाहिए वो इमेज अब सर्कल के फॉर्म में बनेगा। सर्कल के फॉर्म में बनना, इसको बोलते हैं डिफ्यूज इमेज, ब्लर हो जाता है, राइट, करेक्ट। तो दिस ब्लरिंग मतलब दिस एबरेशन, ब्लरिंग मतलब क्या था? एबरेशन। इसलिए मैंने एक एक वर्ड मैटर करेगा। ब्लरिंग ऑफ इमेज इज नोन एज एबरेशन। ये एबरेशन क्यों हुआ, क्यों आया? बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द मिरर। अगर मिरर का शेप स्फेरिकल होता ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्फीयर है, एक मिरर है, उस मिरर का अगर शेप स्फेरिकल नहीं है, सपोज स्फेरिकल है ही नहीं शेप, तो ये एबरेशन होगा क्या? नहीं होगा। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ मिरर, एंड हेंस दिस एबरेशन इज कॉल्ड एज स्फेरिकल एबरेशन। यहाँ तक क्लियर? पक्का? राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नाउ यू आर सपोज टू एक्सप्लेन दिस। समझ में आया तो लिखते आना चाहिए। और रिमेंबर, फिजिक्स अगर आपको इजी करना है तो स्टार्ट डूइंग दिस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पूरा टॉपिक पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। एक बार समझ में आया तो क्या समझ में आया उसको प्रॉपर तरीके से लिखने की कोशिश करो। एक दो मिनट प्रॉब्लम होगा एंड देन इट विल ऑल बिकम वेरी स्मूथ। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम क्या था? सिंगल पॉइंट फोकस का। F इक्वल टू R/2 क्या बताता है? सिंगल पॉइंट फोकस, राइट। तो वी नो दैट, we know that we know that F equal to R/2 gives us single point focus, single point focus, which is applicable for for mirrors, for spherical mirrors of small aperture, for spherical mirrors of small aperture। very small aperture बोलोगे तो भी चलेगा, aperture, correct, clear। then the parallel rays which are close to principal axis, which are close to the principal axis, focus at a point FT। नोट्स में थोड़ा वर्डिंग हियर एंड देयर, लेकिन आइडिया तो सेम है, राइट। फिर आप बोलोगे द रेज विच आर फार्दर अवे they come to focus at a point which is closer to the pole। the parallel rays which are farther away from the principal axis, come to focus at a point
at a point near to the pole, near to the pole. ये पॉइंट कौन सा था? F10. Thus farther away are the rays closer to the pole, is focal point. Focal point मतलब pole focus. Clear? Rather clear. Then if this is clear, तो आपको क्या समझ में आया यहाँ से? यहाँ तक आइडिया क्लियर? जितना रेज दूर होंगे उतना ही फोकस पॉइंट पोल के पास में जाएगा। इसका मतलब सिंगल पॉइंट फोकस है क्या? नहीं है, राइट? 10 सिंगल पॉइंट फोकस नहीं है। तो सिंगल पॉइंट फोकस नहीं है तो क्या होगा? एबरेशन होगा। और ये एबरेशन क्या करेगा? इमेज को ब्लर करेगा। और इमेज ब्लर हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप। तो क्या बोलेंगे इसको? स्फेरिकल एबरेशन। दिस causes blurring of image, the blurring of image in this case is due to spherical shape of the mirror. Right? Therefore, this type of aberration is known as spherical aberration. यहाँ तक क्लियर है? नाउ द आइडिया हियर इज, सपोज मेरे पास दो अलग अलग मिरर है और वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल दोनों ही दे आर बिगर इन शेप, दोनों का एपर्चर बड़ा है, एक का थोड़ा ज्यादा बड़ा है, एक का थोड़ा कम है कंपैरेटिवली। तो दोनों केसेस में, फॉर एग्जांपल दोनों केसेस में दे आर मेकिंग इमेज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। तो दोनों केसेस में स्पेरिकल एबरेशन सेम होगा या नहीं होगा? होगा कि सेम? नहीं होगा। वेरी गुड। तो नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? यू आर राइट व्हेन यू से नहीं होगा, बट देन यू हैव टू एक्सप्लेन कि क्यों नहीं होगा। ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। यू हैव टू जस्ट थिंक कि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग एरिया जो है वो कम है कंपेयर टू सेकेंड केस। तो यहाँ पे ये जो मल्टीपल फोकस हुआ और जो दूसरे मिरर में मल्टीपल फोकस है, जितना रेस दूर से आएंगे उतना ही वो पास में जाके कॉन्वर्ज होंगे। बराबर? मतलब अलग अलग एपर्चर के मिरर्स का स्फेरिकल एबरेशन भी क्या है? अलग अलग। तो हमको तो एक वैल्यू चाहिए ना बताने के लिए कि कौन से मिरर का एबरेशन कितना है। अब थ्योरेटिकली नहीं बता सकते ना हर बार। Since mirror number 2 has larger aperture, hence the rays from further out, they will converge at a different focus compared to the first case. Hence, in this case, you have larger spherical aberration, and in this case, you have smaller spherical aberration. इतना थ्योरी लिखने से तो हम सिंपल सा काम करते हैं। ये पॉइंट था FP, इस पॉइंट को नाम दिया है FM। FM और FP का डिस्टेंस मेजर कर लो। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, वहां पे डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन FM एंड FP, इट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्फेरिकल एबरेशन। लॉन्गिट्यूडिनल क्यों? बिकॉज यू आर मेजरिंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करते तो क्या बोलते हैं? लैटरल स्फेरिकल एबरेशन। तो इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्फेरिकल एबरेशन। तो ये जो स्फेरिकल एबरेशन है इसको मेजर कैसे करते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन FP एंड FM measures longitudinal spherical aberration. The distance between
the distance between FP and FM measures longitudinal spherical aberration. और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो LSA, longitudinal spherical aberration. तो वेरी ऑब्वियस, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एबरेशन एब्सेंट है मतलब नहीं है, तो इमेज बनेगा इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल पॉइंट, और वो तब होगा जब स्मॉल एपर्चर मिरर हो। तो ये सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है। अगर LSA इज एब्सेंट, which means the image is formed in the form of a single point, which means that the mirror is a small aperture mirror, right? तो कहीं पे लिखा हो longitudinal spherical aberration is absent, मतलब समझना है आपको कि एपर्चर क्या है, कम है, स्मॉल है, राइट? So if longitudinal spherical aberration is absent, then the image formed is a point image. Is a point image, and if longitudinal spherical aberration is present, the image formed is in the form of circles. मैंने अभी बताया आपको, in the form of circles होगा, right? And if LSA is present, then the image formed is in the form of circles. यहाँ तक क्लियर? Yes. Okay. So that is the end of reflection part. तो अगर आपको याद होगा, ऑप्टिक्स में हमने देखे थे दो पार्ट्स होते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स को हम कंप्लीटली 12th में करेंगे, लेकिन 11 में हमको देखना था रे ऑप्टिक्स इन डिटेल। रे ऑप्टिक्स में 3 सब पार्ट्स है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म थियरी। रिफ्लेक्शन में फर्दर 2 पार्ट्स थे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में और 2 कैटेगरीज थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो अभी तक हमने रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर देखा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर देखा, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं वो। फिर हमने देखा कॉनकेव मिरर के सारे केसेस, 5 रियल इमेज, 1 वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स के 2 केसेस, दोनों वर्चुअल इमेज, राइट? और lastly we have seen what are aberrations and what is spherical aberration in detail. Now it is time for us to start with next topic, that is refraction of light. It is not reflection, it is refraction. तो refraction मतलब क्या? तो सबसे पहले आपको, हाँ, refraction मतलब क्या? The change in the path of light. Change in the path तो reflection में भी होता है ना, एक डायरेक्शन से आया दूसरे में गया। The bending of light, when light travels from one medium to another medium, is called as refraction. So to start off with, आपको बेसिक डेफिनेशन बताना चाहिए। The bending of light, मैं डायग्राम भी ड्रॉ करके बताऊंगा। बेंडिंग मतलब पाथ चेंज होना, the change in path मतलब bending of light. The bending of light, when light travels from one medium into another medium. ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं हुआ था। रिफ्लेक्शन में लाइट कम्स फ्रॉम वन मीडियम एंड गोज इनटू द सेम मीडियम। इन दिस केस लाइट इज चेंजिंग इट्स मीडियम। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, लेट अस टेक दिस एज अ ग्लास स्लैब, और इस ग्लास स्लैब के केस में, एंड वेल बाय द वे, और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो सरफेस 2 मीडियम को सेपरेट करता है उसको बोलते हो इंटरफेस। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल ये जो बोर्ड का स्क्रीन है, दिस इज वन इंटरफेस, क्योंकि बोर्ड के स्क्रीन के बाहर एयर है और अंदर है ग्लास।
तो ये हो गया एक इंटरफेस, राइट। ये प्लास्टिक का बॉटल, ये भी इंटरफेस है, बाहर एयर है, देन यू हैव अनदर मीडियम प्लास्टिक, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऑन अ काम डे, छुट्टी है, हमने डिसाइड किया जाके बैठते हैं सागर किनारे, आई विल से सागर किनारे फिजिक्स से पुकारे, कोई जो नहीं तेरा तो फिजिक्स है ना, फिजिक्स है, वहां पे भी फिजिक्स है। सरफेस ऑफ वाटर, उसके ऊपर कौन, नीचे कौन, तो क्या है, इंटरफेस। तो इंटरफेस ये जब वर्ड सुनोगे तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज अ सरफेस दैट सेपरेट्स टू मीडियम। और ये आदत डाल लो, क्योंकि आगे जाके मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा, आई जस्ट से इंटरफेस। तो ये एक इंटरफेस है, इसको कुछ नाम दे देंगे, लेट अस से एक्स वाई। तो एक्स वाई इज एन इंटरफेस। अब होगा क्या, लाइट इज कमिंग फ्रॉम सम मीडियम, राइट। नाउ डेफिनेटली रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, होता है, हमको पता है रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन देखो ऐसा है, रे आया तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, दोनों एक साथ भी होंगे, पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन। लेकिन हमारा फोकस एक एक पे ही है, वन एट अ टाइम। पहले रिफ्लेक्शन देखा, अभी क्या देखेंगे। तो जो रिफ्लेक्टेड बीम है निग्लेक्ट करो, है लेकिन उसको निग्लेक्ट करो, बाद में देखेंगे उसको, राइट। राइट, तो ये है क्या, नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करते हो, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन इफ द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टूवर्ड नॉर्मल। तो ये बेंडिंग हुआ कि नहीं, यस। सो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अदर मीडियम, अदर की जगह पे अनदर मीडियम बोलोगे तो भी चलेगा, इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। यहां तक क्लियर, पक्का। अब द क्वेश्चन हियर इज, ये बेंडिंग हुआ क्यों। तो कैन यू टेल मी कि लाइट का बेंडिंग क्यों हुआ। स्पीड, वेरी गुड। क्योंकि लाइट जब मीडियम चेंज करता है तो उसका स्पीड चेंज होता है, राइट। तो स्पीड चेंज होने की वजह से बेंडिंग होगा। So there is change in the speed when light travels from one medium into another medium. So you should know, you must know कि हमको अगर ये बताना है कि कितना बेंडिंग हुआ, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि नए मीडियम में स्पीड कितना है, और नए मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है। ये बताने के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी दो टाइप है, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पूरा पूरा लिंक बनना चाहिए, बेंडिंग हुआ क्यों हुआ, स्पीड चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड चेंज हुआ। किसका स्पीड चेंज हुआ, लाइट का स्पीड चेंज हुआ। तो लाइट का स्पीड कितना चेंज हुआ, या फिर नए मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है, ये बताने के लिए हमको नया पैरामीटर लगेगा जिसको बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो टाइप से आप डिफाइन करते हो, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट हमेशा एयर से मीडियम में जा रहा है, मतलब मीडियम के सराउंडिंग में हमेशा कौन है, एयर है, ऑलवेज एयर और नथिंग, नथिंग मतलब वैक्यूम, राइट। तो जो पहला डेफिनेशन हमको लगने वाला है, बेसिक डेफिनेशन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है। सम बुक्स विल यूज म्यू, सम बुक्स विल यूज एन। तो नोट्स में भी आप देखोगे, या तो मैंने दोनों ही यूज किए या तो दोनों में से एक बता दिया, राइट। अब ऐसा अलग अलग क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कुछ बुक्स में फ्रीक्वेंसी के लिए एन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी एन यूज करूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी के लिए एन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट किया है म्यू से, अगर फ्रीक्वेंसी के लिए एफ यूज किया है तो फिर ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन। अब फ्रीक्वेंसी के लिए एफ यूज किया तो रिमेंबर आप यहाँ पे रिफ्रैक्शन सीख रहे हो, और लेंस भी क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है। लेंस, मिरर तो हो गया ना, लेंस। और लेंस का भी क्या होता है, फोकस होता है। फोकस होगा तो फिर क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। तो फिर फोकल लेंथ के लिए एफ यूज करेंगे तो वापस कंफ्यूजन, ये एफ फ्रीक्वेंसी है कि फोकल लेंथ है। दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। तो म्यू या एन, इट इज रिजर्व फॉर
refractive index. Correct. अब how do you define absolute refractive index? It is the ratio of speed of light in vacuum to that of speed of light in the medium. So it is the ratio of speed of light in vacuum or air to that of और यहाँ पे एयर भी मेंशन कर देते हैं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा, और एयर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in the medium. It is the ratio of speed of light in vacuum or air to that of speed of light in the medium. Therefore, refractive index equal to speed of light को denote किससे करते हो? C से, और in medium में V से. एयर में या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल हमेशा यूज होता है C. तो C लिखना मतलब फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट, अपॉन V. V इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब एयर छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कुछ भी होगा जो भी मीडियम में होगा. सम ऑयल में भी ऑयल है, वॉट एवर इट इज. क्लियर यहाँ तक? अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, उसकी वैल्यू क्या. हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कौन से मीडियम में होता है? वैक्यूम या फिर एयर में. बाकी सारे मीडियम में उससे होता है कम. तो वी नो दैट, बट द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम. The speed of light is maximum in vacuum or air. In all other mediums, speed of light is less than the speed in vacuum. So therefore, V is always less than C. ग्लास में हमेशा स्पीड कंपेयर टू एयर कम होगा, वाटर में हमेशा स्पीड कंपेयर टू एयर कम होगा, राइट. इसका मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? ये V को शिफ्ट कर दिया मैंने, तो 1 इज लेस देन C/V. लेकिन C/V को क्या डिफाइन किया है? म्यू. Therefore 1 is less than mu. इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. कौन से मीडियम का? फॉर एनी मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम. और एयर और वैक्यूम में क्या होगा? 1. क्यों? व्हाट इज द डेफिनेशन? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. अगर मीडियम खुद ही एयर है तो C/C कितना? 1. करेक्ट. तो याद रखना, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव index of all other mediums except for air or vacuum is always greater than 1. करेक्ट. और एक चीज आपको जो नोटिस करनी चाहिए, यू मस्ट ऑब्जर्व. तो फिजिक्स में यही होता है, जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है उतना ही कॉन्सेप्ट इजीली समझेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. बराबर, मतलब जितना स्पीड कम मीडियम में उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा. करेक्ट. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दो मटेरियल बताता हूँ, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, एक का है 1.7.
तो कौन से मीडियम में स्पीड कम है? 1.7। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना ही स्पीड कम होता जाएगा, और स्पीड कम होना मतलब वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, राइट। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उस वो है ऑप्टिकली रेयरर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो है ऑप्टिकली डेंसर। यहाँ तक क्लियर? तो स्पीड ऑफ लाइट कम होना मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना इसका मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। ये याद रखना, ये आगे जाके एप्लीकेशंस में काम में आएगा। ये था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सराउंडिंग मीडियम इज ऑलवेज एयर। अब ऐसे केस में हुआ क्या, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम हमेशा एयर था, तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कितना है? 1 है। बट मे बी सिचुएशन थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट हमारे पास सराउंडिंग में एक मीडियम है जो एयर नहीं है, इट इज सम मीडियम, मे बी सम काइंड ऑफ ऑयल हो सकता है, कुछ एक ऑयल है, और इस ऑयल के अंदर मैंने रख दिया एक ग्लास का स्लैब। तो जो स्लैब है वो सराउंडेड है विथ ऑयल, इट इज नॉट सराउंडेड बाय एयर, राइट। तो for example let us take a glass slab, let us keep this glass slab inside this oil, ऐसा है फॉर एग्जाम्पल, राइट। So can you define absolute refractive index in this case? No, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम एयर नहीं है, तो सराउंडिंग मीडियम इज समथिंग एल्स, तो यू कैनॉट डिफाइन व्हाट इज absolute refractive index। तो इसके लिए हमको एक नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना होगा, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, राइट। यहाँ तक क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका डिफाइन करना है? मीडियम का। मीडियम कौन है? ग्लास। विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग कौन है? समथिंग एल्स। तो ये मीडियम नंबर 2 बोल देता हूँ और ये मीडियम नंबर 1 बोल देता हूँ। मीडियम नंबर 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट मतलब क्या? एब्सोल्यूट मतलब ये कि सिर्फ अगर ऑयल होता, सिर्फ ऑयल होता, तो इसका रिलेटिव की जगह पे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? μ1। और अगर सिर्फ ग्लास होता मतलब क्या होता? सराउंडिंग में एयर। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कौन सा? एब्सोल्यूट। अरे एब्सोल्यूट कब होता है? जब सराउंडिंग में कौन हो? थोड़ा सा इमेजिन करो, हमारे पास एक ऑयल है वो एयर में है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट, क्योंकि ऑयल के सराउंडिंग में क्या है? हमारे पास एक ग्लास का प्लेट है, सराउंडिंग में क्या है? एयर। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो कौन सा है ये? एब्सोल्यूट, करेक्ट। अब मैंने क्या किया? वो ग्लास से उठाया, ऑयल में डाल दिया, राइट। अब ग्लास के सराउंडिंग में कौन है? ऑयल है। अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलोगे क्या? अभी क्या बोलोगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर? तो पहले ऑयल अलग था, ग्लास प्लेट अलग था, दोनों का कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था? एब्सोल्यूट, μ1 एंड μ2। अब आपने ग्लास प्लेट उठा के ऑयल में डाल दिया, तो ग्लास का सराउंडिंग चेंज हो गया, तो अभी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम दैट इज ऑयल। इसको आप बोलते हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करना बहुत सिंपल है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको रीड भी अलग तरीके से करते हैं, या तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पे ऐसा भी बोल सकते हो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2
with respect to, what is the meaning of WRT? With respect to medium 1, with respect to medium 1 is defined as the ratio of, speed of light in medium 1 to that of speed of light in medium 2, right? बराबर है। वो कैसे बताता हूँ, कभी गड़बड़ हो भी जाए तो चेक कर लेंगे, कभी गड़बड़ हो जाए फॉर्मूला याद रखने में तो चेक कर लेंगे, कैसे चेक करेंगे उसके लिए ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। तो डिफाइन कैसे किया आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 to that of speed of light in medium 2, to that of speed of light in medium 2। अच्छे से समझ लो एक बार और, क्या डिफाइन कर रहे हो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम 2 का। मीडियम 2 के सराउंडिंग में कौन था, मीडियम 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू दैट ऑफ मीडियम 1। तो रीड कैसे करते हो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कैसे रीड करोगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू दैट ऑफ मीडियम 2। ये डेफिनेशन है, लेकिन नोटेशन कैसा होता है, अब नोट करते वक्त सिंबॉलिकली दिखाते वक्त व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट डाउन μ2, 2 राइट साइड में और 1 लेफ्ट साइड में, तो ये इसका नोटेशन है। तो नोटेशन कैसा है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहे हो उसको राइट साइड में लिखते हो और जो सराउंडिंग है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हो। और बुक टू बुक ये भी चेंज होता है, किसी बुक में इस 1 को इधर ऊपर लिखा है, यहाँ पे लिख दिया है, किसी बुक में इस 1 को राइट साइड में ऊपर लिख दिया है, राइट। तो बुक टू बुक नोटेशन विल चेंज। तो नीचे बॉटम में जो लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऊपर जो लिखा है सराउंडिंग मीडियम, या फिर आई विल यूज दिस नोटेशन वेयर राइट साइड में लिखना मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और लेफ्ट में मतलब विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसी का मतलब और एक होता है, इसका मतलब ये भी होता है, आपने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मतलब रेशो, तो ऊपर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये कौन सा है, ये एब्सोल्यूट है, और नीचे क्या लिखोगे 1, ये क्या है, एब्सोल्यूट है। इसलिए मैंने पहले बता दिया कि μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। μ1 मतलब कौन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मतलब जब मीडियम 1 अलग से एयर में रखा था, मीडियम 2 अलग से एयर में रखा था, तब कितना था μ2 और μ1। फिर मीडियम 2 को उठाया मीडियम 1 में रख दिया, तो फिर क्या बन गया μ21। तो μ21 लिखना मतलब कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव। और अगर 1 नहीं लिखा, सिर्फ राइट साइड में नंबर लिखा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नोटेशन अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। इफ आई राइट डाउन μA, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A, मतलब मीडियम A इज केप्ट इन एयर। इफ आई राइट डाउन μAB, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A विद रिस्पेक्ट टू B, तो A मीडियम के सराउंडिंग में कौन है, B मीडियम है। क्लियर। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आपको नॉर्मली बुक में ये दिया नहीं होता कहाँ से आया, लेकिन ठीक है, नहीं दिया तो हमको तो पता होना चाहिए ना कहाँ से आया, बाय डेफिनेशन। एक्चुअल डेफिनेशन ये है, relative refractive index of medium 2 with respect to 1 is the ratio of absolute refractive index of medium 2 to that of absolute refractive index of medium 1। ये एक्चुअल डेफिनेशन, ये तो बाद में आया, कैसे आया, व्हाट इज म्यू, c अपॉन v, बराबर। c तो c है ना, c क्यों चेंज होगा, c तो स्पीड ऑफ लाइट है एयर में, वो तो रहेगा।
अपॉन v, ऊपर कौन सा मीडियम है 2, तो नीचे क्या लिखोगे v2, नीचे क्या है μ1, तो c अपॉन क्या आएगा v1, क्या क्या कैंसिल होगा c एंड c, तो क्या बचेगा नहीं v1 अपॉन v2, ये डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो कहाँ जाता है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या आया v1 बाय v2, ये ऐसा आता है। ऑल्सो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट, इसका बेसिक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। आई होप यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? The distance between two successive crests or two successive troughs. What is frequency? Number of waves passing through a point per second. For example, imagine मैं यहाँ पे एक point लेता हूँ, this is one point, for example, ये एक point ले लिया यहाँ पे, इस सिंगल पॉइंट में से एक सेकेंड में कितने वेव्स पास होंगे उसको क्या बोलोगे फ्रीक्वेंसी। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुनो, क्योंकि जेई नीट का बेसिक है ये, जब भी मीडियम चेंज होता है तो स्पीड चेंज होता है, बराबर। अभी आपने बताया ना स्पीड चेंज होता है तभी तो बेंडिंग होगा। अब स्पीड चेंज होता है लेकिन स्पीड किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। रिमेंबर ऑलवेज व्हेनेवर लाइट चेंजेस मीडियम, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो क्या चेंज हुआ फिर, वेवलेंथ, एग्जैक्टली व्हाट चेंजेस इज वेवलेंथ। ये एमसीक्यू टाइप में एक बार आया था फॉर नीट, व्हेन लाइट passes through one medium into another medium, then which of the following parameters does not change, मतलब remains constant। तो कौन remains constant, फ्रीक्वेंसी remains constant। तो μ2 1, क्योंकि नीट में आपको पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं बेस्ड ऑन थ्योरी, राइट। तो एक एक सिंगल वर्ड भी मिस किया तो गए काम से। व्हाट इज बी एन लैम्डा, तो v1 क्या आएगा n1 λ1, तो बोलना ही नहीं, मैंने अभी बोला फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। अगर आपने n1 लिख दिया मतलब आप बोल रहे हो पहले मीडियम में फ्रीक्वेंसी अलग था दूसरे में अलग था, चेंज हो गया फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो फिर n λ1 अपॉन n λ2, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, v इक्वल टू n लैम्डा। μ21 क्या था, v1 अपॉन v2 था, v क्या है n लैम्डा, तो v1 क्या है n λ1 अपॉन n λ2, तो nn क्या होगा कैंसिल होगा, तो क्या आएगा λ1 बाय λ2। तो अभी तक आपने 3-4 फॉर्मूला बना दिए यहाँ पे। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1, पहला फॉर्मूला है μ2 बाय μ1, दूसरा है v1 बाय v2, तीसरा है λ1 बाय λ2। ये सारे फॉर्मूलाज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त लगने वाले हैं। इज दिस क्लियर? यस। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगला टॉपिक होगा रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो अभी रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या है पहले वो समझेंगे, फिर रिलेटेड फॉर्मूला डिराइव करेंगे। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ एक सिंपल सा एग्जांपल से लेते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल आपको ज्यादा इजीली कनेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ यू डू स्विमिंग? ओके, मोर और लेस 30%। चलो ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन वेरी क्लोज टू अ स्विमिंग पूल और टू अ रिवर? फिर जाके बैठे, मोस्टली मोर और लेस ऑल ऑफ यू। ठीक है, वो भी नहीं, कोई बात नहीं। एंड आई नो कि आपके घर में, सबके घर में बकेट तो होगा ही, बकेट में कभी ना कभी पानी तो भरा होगा ही, कभी उसके अंदर देखा होगा ही। तो जब जब सपोज उस बकेट में एक स्टोन गिर गया, एक कॉइन गिर गया, जो भी होगा, तो व्हाट इज द रियल डेप्थ ऑफ दैट स्टोन, हाइट ऑफ द बकेट। अगर बकेट हमारा सपोज 2 फीट का है तो रियल डेप्थ इज 2 फीट, क्योंकि कॉइन ये होता है ज्यादा डेंसिटी होता है इसका, राइट, इट इज डेंसर, मच मोर डेंसर, राइट। उसका वेट भी है तो सीधा जाके कहाँ जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा वो। तो उसका रियल डेप्थ कितना, डेप्थ ऑफ द कंटेनर, कंटेनर कौन है इस केस में, बकेट है। स्विमिंग पूल का केस होगा तो डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल है, सपोज 6 फीट गहरा, 6 फीट डीप स्विमिंग पूल इज देयर,
और गलती से एक ऑब्जेक्ट गिर गया और ऊपर से देखोगे, तो ऊपर से देखोगे तो वो आपको थोड़ा पास में दिखेगा, लेकिन रियल डेप्थ कितना था, 6 फीट, राइट। बट यहाँ पे व्हेन यू सी इनसाइड, यू सी अरे पास में है, देन यू ट्राई टू पुट योर हैंड, लेकिन कुछ आता ही नहीं है। फिर देन यू पुट कंप्लीट हैंड, फिर भी नहीं आता है। फिर अल्टीमेटली यू हैव टू गो इनसाइड टू पिक इट अप। ऐसा क्यों? क्योंकि व्हेन यू सी एन ऑब्जेक्ट इनसाइड डेंसर मीडियम बट यू आर लुकिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम, आप रेयरर मीडियम में हो, आप एयर में हो, एंड यू आर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट विच इज इनसाइड डेंसर मीडियम, देन द ऑब्जेक्ट appears to be raised। appears to be raised मतलब जितना वो दूर था उतना दूर दिखता नहीं है, थोड़ा सा वो पास में दिखता है, राइट, करेक्ट। तो ये जो डेप्थ हमको दिखता है, जो होता नहीं है, उसको बोलते हो एपरेंट डेप्थ। और जो रियल डेप्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ, राइट। तो कंडीशन नंबर 1, object should be in denser medium and the observer should be in rarer medium. So when we see an object inside denser medium from rarer medium, it appears to be raised little bit। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट हो विदाउट बेसिक आगे बढ़ना ही नहीं। तो पहले आइडिया क्लियर कर लेना। रियल मतलब रियल, जितना है उतना रियल डेप्थ। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग पूल 6 फीट उसका डेप्थ है, उसमें एक ऑब्जेक्ट गिर गया तो हमको पता है कि 6 फीट नीचे है, बट व्हेन आई सी मे बी इट अपीयर्स टू बी एट 4 फीट। बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, इट अपीयर्स एट 4 फीट। वो अपीयर हो रहा है, दैट इज एपरेंट डेप्थ, वो हमको थोड़ा सा पास में दिखता है, राइट। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, is in denser medium and the observer कहाँ था, rarer medium में, and the observer is in rarer medium, then what, then apparent depth तो define करना है ना। then the object appears to be raised, object appears to be raised little bit, है ना, थोड़ा सा हमको वो ऊपर दिखता है, थोड़ा सा हमको वो रेस्ड दिखता है, राइट। द डेप्थ एट विच द ऑब्जेक्ट इज appearing is called as apparent depth। The depth at which object appears, the depth at which object appears is known as apparent depth। और रियल डेप्थ तो रियल डेप्थ है, उसको मैं डिफाइन नहीं करूंगा, तो आपको पता है रियल डेप्थ इज द एक्चुअल डेप्थ, ऐसा बोल सकते हो। So not everything I should be writing down in the class. Real depth is the actual depth of the object. Done. Correct? यहाँ तक क्लियर। अब हमारा टास्क इस टॉपिक में ये है, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही चाहिए। हमने पहले ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 3 फॉर्मूला बना के रखे, अब चौथा चाहिए, इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड इन टर्म्स ऑफ एपरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ को हम लिखते वक्त लिखते हैं आर डी मतलब रियल डेप्थ, और एपरेंट डेप्थ को लिखते हैं एडी मतलब एपरेंट डेप्थ, राइट। इन सम केसेस यू राइट डाउन दिस एज आर एंड दिस एज ए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टास्क ये था, अभी हम जो रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पीछे पड़ जाते हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला, फिर और एक फॉर्मूला आएगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ, राइट। तो पहले 4-5 टॉपिक जो है, छोटे छोटे टॉपिक है, सारे केसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला XYZ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला चाहिए हमको इन टर्म्स ऑफ आर एंड ए, मतलब इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का आपके जो टेक्स्ट बुक में है वो डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ बोल के खत्म कर दिया।
कहाँ से आया कैसे आया एक्सप्लेन किया नहीं है, बट वी विल टेक, बिकॉज ऑफ कोर्स आप लोग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई नीट, ऑफ कोर्स ये तो स्टेट बोर्ड है लेकिन यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेई नीट। तो जेई नीट में वही एग्जाम क्लियर करता है जिसका क्रिटिकल थिंकिंग है, हु इज वन हु इज थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, तो वही क्लियर करेगा, बाकी तो फिर कोई कितना भी पढ़ा दे नहीं होता। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, कोई भी क्लासेस पे जाओ, अनलेस यू स्टार्ट थिंकिंग यू विल नॉट क्लियर सच एग्जाम। तो लेट अस स्टार्ट थिंकिंग नाउ। ये डेंसर मीडियम है, ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, डेंसर मीडियम में था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, और ये हो गया उसका रियल डेप्थ, क्योंकि कॉइन को पानी में छोड़ दिया तो सीधा नीचे जाके बैठेगा, लेकिन दिखेगा कहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर। ये यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल स्मॉल बेसिक थिंग्स, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट, रियल डेप्थ। तो यहाँ ये है रियल डेप्थ, और ये जितना दूर दिखता है वो है एपरेंट डेप्थ। क्या है वो, एपरेंट डेप्थ। तो ये है आर एंड दिस इज ए, करेक्ट। ऑब्जर्वर कहाँ था, मीडियम में, मतलब एयर में। मैंने आपको बताया था जब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे, याद है क्या, रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल लॉज, याद है। Light always travels in a straight line in a homogeneous and isotropic medium. Number 2. Number 2. 4 लॉ थे ना, 4 लॉ थे। पहला लॉ था लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन, light always travels in a straight line in homogeneous and isotropic medium. Number 2, when two rays of light interfere they do not affect each other's path. Number 3, laws of reflection, उसमें दो थे, the incident ray, the reflected ray and normal lie in the same plane. Number 2, उसी में number 2 था angle of incidence equal to angle of reflection. फिर laws of refraction था, incident ray, refracted ray and normal are in the same plane. Angle of incidence and angle of refraction are related by Snell's law, right? तो ये याद रहना चाहिए आपको, you should always remember. Snell's law basically आपको ये बताता है, आपको पता ही है, आपने 10 बार बताया, what happens when light travels from rarer to denser medium, it bends, और उल्टा हुआ तो away from normal। और जब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मैंने बताया था, मैंने आपको रिफ्रैक्शन के केस में चीज बताई थी, ओरिजिनली लाइट जिस मीडियम से आ रहा है उसको हमेशा मीडियम नंबर 1 बोलना, दैट्स इट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, पानी में, रे कहाँ से निकलेगा, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से जाएगा ना। हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, फॉर मी यू आर एन ऑब्जेक्ट, आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट यू मतलब आई कैन सी यू, इफ आई कैन सी यू, इफ आई कैन सी ऑब्जेक्ट, लाइट इज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर से थोड़ी लाइट निकलेगा, कहाँ से निकल रहा है, तो लाइट कहाँ से निकल रहा है, ऑब्जेक्ट से। तो जहां से लाइट शुरू होगा उसको बाय डिफॉल्ट कौन सा मीडियम बोलते हैं, 1, क्लियर, राइट। तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के कहाँ जाएगा, सीधा जा सकता है, हाँ ऑफ कोर्स सीधा जाएगा, जाएगा ही। बेंडिंग होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो हम बाद में देखेंगे। जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है ना, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, है क्या ये परपेंडिकुलर, यस, और एंगल आप विथ रिस्पेक्ट टू क्या मेजर करते हो, नॉर्मल। तो लाइट खुद ही नॉर्मल के डायरेक्शन में है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 0। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अगर सपोज रे ऐसा जा रहा होता, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ओके फाइन, तो एंगल कहाँ से कहाँ में, ये मेजर करोगे क्या एंगल, नहीं, तो कौन सा करोगे, फ्रॉम नॉर्मल, बराबर, क्लियर, नॉर्मल से करते हो ना। तो जब मैंने पहले आपको पूछा तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, लाइट का डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट है, मतलब किस डायरेक्शन में है, नॉर्मल के डायरेक्शन में है।
So what is the angle of east with east? So what is the angle of ray with normal if the light is going along the normal? हाँ तो जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस है. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो ही होता है. वो कैसे होता है वो बाद में देखेंगे. अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो है तो लाइट बेंड हुआ क्या? नहीं हुआ. तो जो लाइट नॉर्मल गया वो सीधा ही निकल गया. बराबर. कहाँ से निकला था लाइट? ऑब्जेक्ट से. ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? डेंसर मीडियम में. और हम कहाँ है? मिरर मीडियम में. तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम denser to, so what should happen? It bends away from normal. ऐसा. बराबर. ऐसा है. करेक्ट. इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. ये है ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है. मैंने आपको बताया था कि लाइट जिस मीडियम से स्टार्ट हो उसको हमेशा क्या बोलोगे? 1. और जिस मीडियम में जाए उसको बोलोगे 2. ये मीडियम 1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 विद रिस्पेक्ट टू एयर. ये मीडियम 2 इसका μ2 विद रिस्पेक्ट टू एयर. अगर सेकंड मीडियम खुद एयर है तो μ2 इज 1. ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूं, इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, ओके, थोड़ा इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा. ठीक है. एनीवेज डजंट मैटर. थोड़ा समझ लेंगे हम लोग. वी विल अंडरस्टैंड. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके. यहाँ तक क्लियर? अब I will just change this little bit. थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ because I need to make a right angle triangle. Fine. Good. Right angle triangle. अब imagine ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, imagine इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ x. ये x है तो ये भी क्या है? करेक्ट. Do you know what is alternate angle theorem? What is alternate angle? बताओ. ये r है तो उसका अपोजिट भी अल्टरनेट है ना. ये वर्टिकली अपोजिट. तो ये कितना है? r है. करेक्ट. अगर ये r है, रिमेंबर ये r है, ये कितना है? 90. कितना है ये? 90. तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस r. ध्यान दो. आपका थोड़ा सा ज्योमेट्री पे पकड़ कमजोर है. यू हैव टू वर्क ऑन इट. यू हैव टू स्ट्रेंथन इट. ये कितना था? टोटल एंगल कितना था? तो बचा हुआ कितना है? 90 माइनस r. वेरी गुड. तो माय इंटरेस्ट वाज इन नॉट इन दिस एंगल. ये वर्टिकली अपोजिट से r है, पता है. हमारा इंटरेस्ट है यहाँ पे. ये कितना है? 90 माइनस r. तो ये कितना हो गया? 90. तो तीसरा बचा हुआ एंगल कितना आएगा? पता है कितना आएगा? r आएगा. राइट. तो एक एंगल 90 माइनस r है, एक 90 है, तो तीसरा r ही आता है. अगर एक एंगल 90 माइनस x है, दूसरा 90 है, तो वो x आता है. तो कितना आया? r आया. यहाँ तक क्लियर? यस. तो यहाँ तक याद रखना. We will continue this point onwards in the next session.